नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं आईएनएच सेहत। जी हां, सेहत में हम फिर हाजिर हैं आपकी सेहत को ठीक करने के लिए, उसे हमेशा स्वस्थ बनाए रखने के लिए। और आज हम बात करने जा रहे हैं मौसमी बीमारियों पर। जी हां, चूँकि अभी बारिश ठंड का जो मौसम होता है, इसमें ख़ास तौर पर मौसमी बीमारियाँ जो आपको अपनी चपेट में ले लेती है। तो आज हम जिस बात करने जा रहे हैं जिस बीमारी के बारे में, वो एक तरह का मलेरिया है और इसे कहते हैं फैल्सीपेरम मलेरिया। जी हाँ, और इसके कई सारे अभी जो केसेस हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और फैल्सीपेरम मलेरिया जो होता है, ये मलेरिया के सबसे घातक रूप में इसको शामिल किया जाता है। इसलिए आज हमारी कोशिश है सेहत में कि आपको हम इससे अपडेट रखें, इसके प्रति जागरूक करें। मलेरिया से 90% तक होने वाली मौतें आपको बता दें कि फैल्सीपेरम मलेरिया की वजह से ही होती हैं। और आपको ये भी बता दें कि प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम से होने के कारण इसे फाल्सीपेरम मलेरिया कहा गया है। ये रक्त की कोशिकाओं को तेज़ी से नष्ट करता है, जिससे गंभीर एनीमिया हो सकता है। इस मच्छर में मौजूद पैरासाइट्स मानव शरीर में जाकर मल्टीप्लाई होते हैं। फैल्सीपेरम मलेरिया पर जानकारी के साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इशरत कौर जी, जो कि एमडी इंटरनल मेडिसिन है। मैम, आपका बहुत स्वागत है। और दर्शकों को ये भी बता दें कि श्री वेंकट स्पेशलिटी अस्पताल रायपुर में अपनी सेवाएं दे रही हैं मैडम। वेंकटेश हॉस्पिटल, श्री वेंकटेश हॉस्पिटल रायपुर में। बहुत स्वागत है मैडम। और बहुत महत्वपूर्ण विषय के साथ आज हम मौजूद हैं यहाँ पर, क्योंकि मलेरिया तो हम सब जानते हैं, लेकिन फैल्सीपेरम मलेरिया ये बहुत कम लोगों ने सुना है। और ये चूँकि मलेरिया के सबसे घातक रूपों में से एक है, तो पहले तो मैम इसको हम डिटेल से आपसे समझना चाहेंगे कि ये फैल्सीपेरम मलेरिया, इसे कैसे समझा जाना चाहिए। जो मलेरिया है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक ऐसी बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। तो मच्छर भी जो है उसका एक वैरायटी होता है एनोफिलिस स्पेसिफिकली, जो कि मलेरिया फैलाता है। और वो एनोफिलिस मॉस्किटो फीमेल वैरायटी जो उनकी होती है, वो उनके अंदर एक पैरासाइट होता है। वो जब काटता है किसी के शरीर को तो उसमें एक पैरासाइट वो छोड़ देता है, जिसकी वजह से मलेरिया फैलता है। तो मलेरिया जो है पैरासाइट है जो एनोफिलिस के थ्रू जो है आता है बॉडी में, वो 4 प्रकार का होता है। एक होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिये और चौथा होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। जो प्लाज्मोडियम ओवेल और वाइवेक्स हैं वो यूजुअली सेल्फ रिकवरिंग होते हैं, उनकी सिवेरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो ज़्यादा ऑर्गन फेलियर में लैंड नहीं करते। लेकिन जो फैल्सीपेरम है वो सबसे घातक ये है मलेरिया का फॉर्म, जिसमें सीएनएस इन्वॉल्वमेंट यानी कि ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो एक बार ये किसी को हो जाए, स्पेशली उन पेशेंट्स में जो बच्चे हैं या बहुत बूढ़े हैं जिनमें इम्यूनिटी कम है, तो ये ब्रेन को इन्वॉल्व कर लेता है, जिसकी वजह से सीजर्स मतलब फिट्स आने लग जाते हैं या फिर स्ट्रोक होने का चांस भी रहता है। और ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी कर देता है, जैसे कि लिवर को ख़राब कर देगा, हेपेटाइटिस फेज में ले जाएगा और लिवर फेलियर हो जाएगा, और मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन भी कर देता है, जिसकी वजह से डेथ होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है इसमें। जी डॉक्टर इशरत, ये किन कारणों से या कहें कि किन परिस्थितियों में होता है, मतलब ज़्यादातर संभावनाएं कब रहती हैं कि आप फैल्सीपेरम की चपेट में आ जाएं? ज़्यादा मेन वही होता है कि जो एंडेमिक एरियाज़ हैं फैल्सीपेरम के, जिसमें ज़्यादा फैल्सीपेरम का प्रेवलेंस है, उनमें अगर मच्छर काटे तो उसमें ज़्यादा प्रेवलेंस रहता है। और ज़्यादा जो सिवेरिटी है वो प्रेग्नेंट फीमेल्स में, या जो बच्चे हैं छोटे उनमें, या जो बहुत बूढ़े हैं, या फिर जो HIV पॉजिटिव पेशेंट होते हैं जिनमें कि इम्यूनिटी का लेवल बहुत कम रहता है, उनमें सिवेरिटी होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो जो भी एंडेमिक एरियाज़ हैं जिसमें इसका प्रेवलेंस ज़्यादा है, तो उसमें थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। जैसे कि जहाँ पे भी मच्छर ब्रीड कर रहा है, कोई खुली जगह है जिसमें लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, उनसे थोड़ा सा पेस्टिसाइड्स का स्प्रे होना चाहिए, और अपने फुल लेंथ के कपड़े पहनने चाहिए जब भी आप बाहर जा रहे हो। बच्चों को प्रिवेंट करना चाहिए इस चीज़ को, मच्छर को काटने से। जी जी, हालांकि ये तो हमेशा कहा जाता है कि आप मच्छर ना काटे इसके लिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक ऐसी चीज़ है कि लाख उपाय के बावजूद भी इशरत जी इससे बचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। चूँकि मलेरिया और फैल्सीपेरम मलेरिया, इसको समझा कैसे जाए? इसके कोई विशेष लक्षण हैं जो बॉडी पे दिखाई देते हैं? तो जो मलेरिया है उसमें 4 प्रकार के, जैसे मैंने बताया मलेरिया हैं, सब में सिम्टम्स एक ही प्रकार के होते हैं। फीवर आता है, मेनली हाई ग्रेड फीवर होता है, और इसमें एक स्पेसिफिक होता है कि जो फीवर है वो इंटरमिटेंट होता है, मतलब लगातार फीवर नहीं आएगा। थोड़ा सा ऐसा फेज होगा जब फीवर
आ रहा है और उसके बाद कुछ घंटों के लिए फीवर नहीं आया, फिर फीवर आ रहा है। और फीवर जो है वो शिवरिंग के साथ एसोसिएटेड होता है यूजुअली, कपकपी जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, तो चिल्स एंड राइगर्स या बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो ये कपकपी के साथ होता है, कुछ रैश हो सकता है पेशेंट को, माइल्जियास यानी कि बॉडी पेन्स होती हैं पूरी बॉडी में, जॉइंट पेन्स होती हैं, रैश हो सकता है, रेयर केसेस में मलेरिया में रैश भी हो सकता है, और ब्लीडिंग हो सकती है, वो भी बहुत रेयर केस है, लेकिन जैसे फॉल्सिपेरम में बहुत मतलब हो सकता है, प्रेवलेंस हो सकती है इसकी ब्लीडिंग होने की। तो ये चीज़ है, ये वाले सारे सिम्टम्स हैं। और जो एक होता है जैसे मलेरिया और ओवेल है, उनका जो फीवर जैसे मैंने बताया कि इंटरमिटेंट आता है, उनका जो फीवर है वो 48 आवर्स के बाद दोबारा आता है। जैसे अभी आया फीवर, उसके बाद 48 आवर्स पेशेंट को फीवर नहीं होगा, फिर 48 आवर्स के बाद दोबारा से शिवरिंग के साथ होगा। और जो फॉल्सिपेरम और मलेरिया है, प्लाज्मोडियम मलेरिया, उसमें 72 आवर्स के बाद रिपीट करता है ये साइकिल, मतलब 72 आवर्स के बाद पेशेंट को चिल्स एंड ट्राइगर्स आएंगे दोबारा से फीवर के साथ। जी, तो ये सारे सिम्टम्स हैं, मेनली पेशेंट को फीवर और पेन्स होती हैं बॉडी में जनरलाइज्ड। जी जी। लेकिन ये जब आप जनरली आपको जब फ्लू होता है तब भी ऐसा होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन डॉक्टर्स इसे आसानी से पहचान लेते हैं। डॉक्टर साहब, इसके लिए यानी फॉल्सिपेरम मलेरिया की जब हम बात करते हैं, क्या जांचें इसकी अलग होती हैं या हमें क्या टेस्ट कराना चाहिए यदि इस तरह के सिम्टम्स हम अपनी बॉडी में देखते हैं तो? वो आपने सही बात बोली। जैसे भी कोई भी पेशेंट आ रहा है फीवर के साथ और रैश के साथ, या फिर उनको कुछ भी ऐसे सिम्टम्स हैं, माइल्जियास हैं, तो कुछ नॉर्मल वायरल फीवर्स होते हैं उनमें, और डेंगू में, मलेरिया में, इन सब में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। और ये थोड़ा मुश्किल होता है अगर क्लिनिकली हम देखें तो। हमें सबसे पहले हम लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं, CBC जिसको बोलते हैं, बेसिक ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। और स्पेसिफिकली मलेरिया के लिए हम लोग PBF लेते हैं, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, जिसमें कि मलेरिया का जो पैरासाइट है वो ब्लड में से जब निकालेंगे ब्लड तो उसमें दिखेगा, तो ये करेंगे। या फिर रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भी हैं इसके लिए। तो बहुत सारे वेराइटी ऑफ एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट है मलेरिया के लिए, तो ये हम ब्लड से करते हैं जांच मलेरिया की। मेनली ब्लड का ही सैंपल लेंगे और उसकी ही जांच करेंगे अगर वो सस्पेक्टेड है तो। जी जी। इसका इलाज मलेरिया से किस तरह अलग होता है, मतलब कितना समय लगता है और कितने दिन ये चल सकता है? जो मलेरिया का और डेंगू का इलाज है वो डिफरेंट है। जैसे डेंगू है वो सेल्फ लिमिटिंग है यूजुअली, उसमें हमें सिर्फ फ्लूइड रिप्लेसमेंट ही करना है। पर मलेरिया में क्योंकि वो एक पैरासाइट है तो हमें ड्रग्स देने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हर तरह के 4 प्रकार के जैसे मलेरिया हैं तो चारों के ड्रग्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, और कौन से एरिया में वो है एंडेमिक, कौन से एरिया की बात कर रहे हैं, उसमें हर एरिया का डिफरेंट ड्रग है। जैसे कि अगर वाइवेक्स और ओवेल की बात करें उनमें एक किस्म का ड्रग देंगे और इसके लिए अलग होगा। तो हर के लिए अलग ड्रग्स हैं, पर ड्रग ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है मलेरिया में। डेंगू में वो कोई ड्रग नहीं है जो डेंगू को ट्रीट कर सके, तो मेनली हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही होती है डेंगू में, ये डिफरेंस होता है। जी। इसका कितने समय तक इलाज चल सकता है यदि आप फॉल्सिपेरम की चपेट में आ गए हैं तो फिर, और क्या क्या इलाज होता है? अगर तो 7 to 14 डेज में रिकवर कर रहा है पेशेंट, तो फॉल्सिपेरम में 7 to 14 डेज में रिकवर करने का चांस रहता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो जाए, 14 डेज से ऊपर हो जाए, तो वो हम सिवियर वेराइटी में लेते हैं। तो इसमें जो मेनली जब भी पेशेंट को मलेरिया हो रहा है, स्पेशली फॉल्सिपेरम हो रहा है, तो उसको बहुत ज़रूरी है कि वो हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ डॉक्टर एडमिट होना चाहिए पेशेंट। उनको पूरी, क्योंकि फ्लूइड लॉस होता है इसमें, तो फ्लूइड जाने चाहिए, मतलब मेनली फ्लूइड रिप्लेसमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब भी मलेरिया या डेंगू होगा तो बॉडी में से फ्लूइड लॉस होगा, तो डिहाइड्रेशन होने का चांस रहता है। तो फ्लूइड जाना ज़रूरी है। और जो भी स्पेसिफिक ड्रग ट्रीटमेंट है, जैसे कि क्लोरोक्विन हो गया इसके लिए, वाइवेक्स और ओवेल के लिए, और ACT होता है, एक स्पेसिफिक ड्रग होता है मलेरिया के लिए, वो इंपॉर्टेंट है, वो स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा जो भी सपोर्टिव मैनेजमेंट है, जैसे पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है तो उसके लिए ड्रग्स लेने। एंटीबायोटिक का कोई बहुत ज़्यादा रोल इसमें है नहीं, जो बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स क्योंकि बैक्टीरिया के खिलाफ होता है तो इसलिए उसमें ज़्यादा रोल है नहीं है इसमें। जी। यहाँ पे कितने % पे, ये इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि मैं अपने दर्शकों को अवेयर कर सकूँ मैडम, कितने % इलाज यदि इसमें हो जाए, चूँकि मलेरिया का सबसे खतरनाक रूप है, हमें सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए या हमें समझ लेना चाहिए कि अभी चीज़ जो है, चीज़ें हमारे हाथ में हैं या अब इसके बाद हमारे हाथ से निकल गई हैं? जो वाइवेक्स और ओवेल की बात करें तो उनमें तो 90% रिकवरी हो जाती है पेशेंट्स की, उसमें इतना डरने का रिस्क नहीं रहता है। पर फॉल्सिपेरम में मतलब 90% केसेस हैं जो डिटोरेट करके जा सकते हैं, जिनका कि डेथ भी हो सकता है। 90% ऐसे केसेस रहते हैं, तो उसमें हमें हमेशा प्रिकॉशन के साथ चलना पड़ेगा। अर्ली मैनेजमेंट के साथ हो सकता है ये ट्रीट। जी।
इसमें फिर सिर्फ दवाई हैं इसका ट्रीटमेंट, या उसके आगे भी कुछ जाना होता है जब हम इसका शिकार हो जाएं, या अगर हम उस खतरनाक स्टेज पर पहुंच जाएं? इनिशियली अगर पहले वाले स्टेज पे डिटेक्ट हो जाए और दवाइयाँ सही टाइम पे शुरू हो जाएं, फिर तो दवाइयाँ ही हैं। लेकिन अगर उसके बाद कुछ खतरनाक वाले फेज में पहुंच जाए, जैसे कि CNS इन्वॉल्वमेंट हो जाए, यानी कि ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो पेशेंट को सीजर्स आने लग जाए, तो उसके लिए ट्रीटमेंट चलेगा। अगर मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो गया पेशेंट को, जैसे कि लंग्स की इन्वॉल्वमेंट भी हो गई है और किडनी भी फेल हो गई है, तो उसके लिए वो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चलेगी। जैसे अगर लंग्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो पेशेंट का सैचुरेशन फॉल करेगा, तो उसके लिए उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर किडनी फेल हो जाती है पेशेंट की, उसमें हो सकता है डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ सके, तो ये काफ़ी खतरनाक रूप धारण कर सकता है। तो इनिशियली अगर मैनेज किया जाए तो वही सही रहेगा। जी, मतलब ये आपके दिमाग को तो प्रभावित करता है, किडनी को भी, लंग्स को भी, ये सबको जो है परेशान कर सकता है, और ये संक्रमण बढ़ता जाता है जब तक आप इसको समय रहते कंट्रोल ना करें। और दवाएं आपको शुरुआत में ही लेनी शुरू कर देनी चाहिए। मलेरिया है सोचकर इसको बहुत हल्के में ना लेने का कभी भी गलती करें, ये हमारी आपसे गुजारिश भी है। और इसीलिए आज हमने डॉक्टर इशरत कौर को स्टूडियो में बुलाया है कि इसके बारे में जो सही जानकारी है वो आप तक साझा हो पाए। मैडम, डेंगू, चूँकि अभी ये जो मौसम है वो डेंगू भी काफ़ी फैल रहा है, लेकिन मैं डेंगू की बात करूं, आपने कहा मलेरिया 4 प्रकार के हैं, फॉल्सीफेरम के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक ज़रूरी बात, ये हो सकता है हमारे इस शो से थोड़ा अलग हो, लेकिन मच्छरों के लिए लोग कई उपाय करते हैं, वो ख़त्म नहीं होते या उन पर असर नहीं होता, कहते हैं कि एडिक्टेड भी हो जाते हैं, हालांकि मच्छरों की लाइफ बहुत नहीं होती। तो क्या आप ये भी सजेस्ट करेंगी हमारे दर्शकों को कि भाई मच्छरों से बचें, तमाम जो मार्केट में उपलब्ध हैं चीज़ें वो कितनी यूज़ करें, किस मात्रा में यूज़ करें, और सही तरीका क्या है मच्छरों को घर से दूर रखने का? तो सबसे पहले तो प्रिवेंशन ही सबसे बेस्ट रहता है। अगर हम डेंगू मलेरिया से बचना चाहते हैं तो उसके लिए हमें प्रिवेंशन करना चाहिए। उसके लिए जो जहाँ पे मच्छर ब्रीड करते हैं, मच्छर पानी में ब्रीड करेगा, और जो गंदे पानी है जैसे तालाब का पानी हो गया या कोई भी ऐसा पानी है उसमें मच्छर ज़्यादा ब्रीड करेगा। मानसून के सीज़न में जब बारिश का पानी ज़्यादा गिर रहा है उसमें ज़्यादा ब्रीड करने का चांस रहेगा मच्छर का। तो मेनली हमें जो ब्रीडिंग साइट्स हैं उनको वो रोकना चाहिए। आप अपने घर के आसपास देखना है कि कहीं पानी इकट्ठा तो नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपको एक मतलब गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए टाइमली कि हमारे जैसे घर के आसपास ऐसा हो रहा है तो यहाँ होने का चांस रहेगा। घर के आसपास स्पेशली आप मेंटेन करके रखें कि पानी कहीं इकट्ठा ना होने दें। दूसरा, पेस्टिसाइड स्प्रे कराना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, एटलीस्ट 3 दिन के बाद तो कराना ही चाहिए घर में, फॉर अगर वो प्रेवलेंट एरिया है डेंगू मच्छर के लिए। और रात को जो एंडेमिक एरियाज हैं या जिनके घर में मच्छर ज़्यादा रहते हैं उनको बेड नेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, या जो भी मॉस्किटो के एंटी रिपेलेंट्स और वो आते हैं ऑल आउट वगैरह, वो सब यूज़ करना चाहिए। तो वो सब से डेफिनेटली बचाव होगा। और जब भी बाहर जा रहे हैं ऐसे एरियाज में तो फुल कपड़े पहनने चाहिए बच्चों को, क्योंकि बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उनको फुल कपड़ों में वो भेजना चाहिए और पूरा कवर्ड होना चाहिए, सॉक्स वगैरह। क्योंकि जो मच्छर है वो डेंगू का मच्छर एडीज जिसको बोलते हैं, वो ज़्यादातर टांगों पे ही काटता है। तो हम मतलब टांगों का बचाव रखना ज़रूरी है कि उसमें ढक के रखें, तो उससे से प्रिवेंट हो जाएगा काफ़ी हद तक। जी, हालांकि ऑल आउट वगैरह जब यूज़ करते हैं या जो वो अगरबत्तियाँ आती हैं उसे यूज़ करते हैं कई लोग, मॉस्किटो कॉइल्स जो आती हैं उसका यूज़ करते हैं, वो ख़तरनाक है सेहत के लिए? जो अगरबत्तियाँ आती हैं, जो मॉस्किटो कॉइल्स हैं, वो तो कुछ स्टडीज़ में बोला गया है कि ख़तरनाक है। लेकिन जो ऑल आउट वगैरह है वो अगर हम एक क्लोज स्पेस में जैसे यूज़ कर रहे हैं या फिर एसी के साथ यूज़ कर रहे हैं और हमने वो दरवाज़ा खोल के नहीं रखा, तब वो थोड़ा सा ख़तरनाक हो सकता है। पर ओवरऑल अगर हम देखें एंडेमिक एरियाज़ में ज़रूरी है वो सब, तो ऑल आउट वगैरह लगाना ही चाहिए। और कॉइल का ये रहता है अगर हम क्लोज स्पेस में कर रहे हैं, वही एस्फिक्सिया का चांस हो सकता है, घुटन हो सकती है इंसान को, तो वो अगर आप यूज़ कर भी रहे हो तो थोड़ा दरवाज़ा खोलना है और एसी का इस्तेमाल नहीं करना साथ में। अच्छा, उस दौरान एसी का इस्तेमाल उस दौरान नहीं करना जब आप यूज़ कर रहे हो। तो ये जो जानकारी है बेहद महत्वपूर्ण है कि भाई एसी का इस्तेमाल आप उस दौरान ना करें, और वैसे भी एसी का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब बहुत ज़्यादा आपको लगे कि इसकी ज़रूरत है, वरना अवॉइड कीजिए। ये आपके शरीर को और कई तरह की तकलीफ़ें पहुंचाता है और दूसरी बीमारियों को पैदा करता है। तो इसके लिए बेहतर है कि कम से कम इस्तेमाल करें। सुविधाएँ तो उपयोग करने के लिए हैं, लेकिन हर चीज़ की एक सीमा है, लिमिट है, उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर इशरत, डेंगू को कितना साधारण समझना चाहिए और ये कब गंभीर हो जाता है? डेंगू अगर इनिशियल फेज़ में डिटेक्ट हो जाए और इनिशियली उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, तब तो वो इतना
गलत उसमें स्थिति में नहीं लैंड करेगा। डेंगू भी जो है वो एक मच्छर के काटने से ही होता है, जिसका नाम एडीज होता है। एडीज में जो फीमेल मॉस्किटो है वो जब काटती है तो एक वायरस को अंदर डाल देती है बॉडी के, जिसकी वजह से डेंगू होता है। तो फ्लेवी वायरस होता है, उसका नाम फ्लेवी वायरस होता है। तो ये वायरल डिजीज है, जैसे कि हमने अभी बात की कि मलेरिया जो है वो पैरासाइट की वजह से होता है, पर मच्छर ही काटता है और पैरासाइट को अंदर छोड़ देता है ब्लड के। और जो डेंगू है वो एक मतलब वायरल डिजीज है, वायरस की वजह से होता है। तो डेंगू जो है वो जैसे कि हम जानते हैं कि वायरल के लिए ऐसा कोई ड्रग नहीं है जिससे वायरल को हम ट्रीट कर सके। वायरल का जैसे कोविड भी हमने देखा था, कोविड भी एक वायरस था, तो उसका कुछ ऐसे ड्रग नहीं है स्पेसिफिकली जो टारगेट करता है वायरस को। तो हमेशा सपोर्टिव मैनेजमेंट ही रहती है। मेनली ये होता है कि जो डेंगू है वो आरबीसी जिसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल अपने बॉडी में, उसको मेनली इफेक्ट करता है और लिवर को इफेक्ट करता है। तो जो रेड ब्लड सेल को भी इफेक्ट करेगा उससे वो जो जितना भी पानी है जो कि जिसकी वजह से कि वो रेड ब्लड सेल जिंदा रह रहा है उसको निकालना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से जो डिहाइड्रेशन होने का चांस रहता है बॉडी में, मतलब फ्लूइड लॉस हो जाता है और इधर उधर चला जाता है प्लाज्मा से निकल के। तो वो ज़रूरी है कि हम इनिशियल फेज में फ्लूइड रिप्लेसमेंट दें। फ्लूइड, सोडियम, पोटाशियम, जो भी महत्वपूर्ण हमारे मिनरल्स हैं बॉडी में, उसको रिप्लेस किया जाए। तो मेन उसका वही ट्रीटमेंट रहता है। अगर पेशेंट इनिशियली हमारे पास आ रहा है जिसको मेनली यही आता है कि बीपी लो है, फीवर है, उनको रैश हो रहा है ऐसे, और उनको डेंगू अगर सस्पेक्ट हम करते हैं तो हम टेस्ट कराएंगे। अगर पॉजिटिव आता है तो मेनली फ्लूइड मैनेजमेंट रहती है। तो अगर पेशेंट ठीक ठाक है, वो फ्लूइड ले रहा है ओरली, तो घर पे भी मैनेज किया जा सकता है। पर अगर वॉमिटिंग हो रही है रिकरेंट, बहुत लोगों में होता है कि बार बार वॉमिटिंग कर रहा है, लूज स्टूल्स हो रहे हैं, तो उनमें ज़रूरी है कि आईवी फ्लूइड्स जाने चाहिए। नहीं तो अगर हम घर पे भी कुछ रिस्क फैक्टर नहीं है, जैसे बहुत बूढ़ा बंदा नहीं है या प्रेगनेंसी नहीं है या फिर बच्चा नहीं है, तो घर पे भी मैनेज हो सकता है इसका। जी, यहाँ पर आपसे ये भी समझना है कि इसके प्रिकॉशंस के लिए आपने बताया कि मच्छरों से दूर रहें ये सब, लेकिन कई ऐसे फ्लू हैं जिनके लिए वैक्सीनेशन भी उपलब्ध है। तो जब हम फॉल्सीपेरम की बात करते हैं, चूँकि इतना ख़तरनाक है, दिमाग पर अटैक करता है, लंग्स और किडनी पर अटैक कर सकता है, तो इसके लिए प्रिकॉशंस मेडिकली कुछ है? जो फॉल्सीपेरम है, फॉल्सीपेरम या जितने भी हमने मलेरिया पढ़े, उसके लिए हम लोग हमारे पास कोई वैक्सीन्स WHO के ऐसे रिकमेंडेड हैं, लेकिन वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं पाई गई हैं किसी भी पॉपुलेशन में, और अभी माना जाता है कि वो बंद ही हो जाएंगी कुछ आने वाले सालों में, जो मलेरिया के लिए। तो मलेरिया के लिए ड्रग ट्रीटमेंट है जिसको कि हम क्लोरोक्विन बोलते हैं। तो जब भी कोई ट्रैवलर एक एंडेमिक एरिया में जा रहा है, एंडेमिक एरिया मतलब जहाँ पे वो रिस्क है उस बीमारी का, मतलब डेंगू उसका, मलेरिया का, जहाँ पे भी रिस्क है, तो वो लेके जाना चाहिए। मतलब 14 दिन का कोर्स होगा, वो लेके जाएगा तो फिर जाना चाहिए। ये रिकमेंडेड है कि एक ड्रग से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बात करें डेंगू की, डेंगू के लिए वैक्सीन है और वो इफेक्टिव भी है, लेकिन जो डेंगू वाली वैक्सीन है वो लाइव अटेन्युएटेड होती है। लाइव अटेन्युएटेड मतलब जो उसमें सब्सटेंस डाला गया है वो जिंदा है लेकिन उसको वीकेन किया गया है। तो वो हम कभी भी उस पेशेंट में नहीं देंगे जिनमें इम्यूनिटी कम है, क्योंकि वो जो लाइव अटेन्युएटेड है वो दोबारा से एक्टिवेट होके और भी खराबी कर सकता है बॉडी में। जी, तो जैसे प्रेग्नेंट फीमेल्स में और छोटे बच्चों में, बहुत छोटे बच्चों में नहीं देना चाहिए, और जिन पेशेंट्स में पहले एक बारी डेंगू हो रखा है सिर्फ उन्हीं में देना चाहिए। अगर हम पहली बार, जिन पेशेंट्स में नहीं हो रखा कभी भी डेंगू, अभी हम वैक्सीन दे देते हैं तो आगे का जो एपिसोड है वो बहुत सिवियर होने का चांस रहता है, तो उन्हीं में देना चाहिए जिनमें एक एपिसोड ऑफ डेंगू कभी पहले हो चुका है, उनमें वो इफेक्टिव होगा। जी डॉक्टर साहब, यदि मलेरिया के जो 4 प्रकार आपने बताया उनमें से किसी से भी हम पीड़ित हैं, या स्पेशली फॉल्सीपेरम, चूँकि हम इस विषय को लेकर बात कर रहे हैं, जब हम इससे पीड़ित हों तो खान पान कैसा होना चाहिए इसके इलाज के दौरान और इलाज के बाद? मेन जो मलेरिया में भी डेंगू में भी रहता है कि पेशेंट को रिकरेंट वॉमिटिंग होती है। जैसे मैंने बताया फ्लूइड लॉस होगा तो पेशेंट वॉमिट करेगा बार बार, तो उनसे ज़्यादा खाया नहीं जाता है इनिशियल फेज में। पेशेंट खुद ही नहीं ले पाएगा, आप उनको दोगे भी तो वो वॉमिट कर देंगे। तो तभी मैंने बोला कि अगर तो पेशेंट ले पा रहा है तो घर पे भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ले नहीं पा रहे हैं, खाना ले ही नहीं पा रहे हैं, तो वॉमिटिंग कर रहे हैं, तो आईवी फ्लूइड देना चाहिए। नहीं तो इनिशियली जब हम दोबारा से नॉर्मल डाइट पे शिफ्ट करते हैं तो इनिशियली फ्लूइड से स्टार्ट करें, ORS वगैरह से, फिर सेमी सॉलिड डाइट धीरे धीरे दें, जैसे दलिया हो गया, खिचड़ी हो गया, और फिर उनको फुल पे शिफ्ट करें, क्योंकि लिवर पे भी असर आता है दोनों चीज़ों का, डेंगू मलेरिया का। STOT STPT एंजाइम्स लिवर के बढ़ जाते हैं तो भूख भी कम लगती है, तो वैसे भी वो ले नहीं पाते हैं भूख की वजह से और वॉमिटिंग होने की वजह से। ठीक,
तो भाई दवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन यदि आप प्रिकॉशंस ले लें और सुरक्षित रहें, ख़ासतौर पर मच्छरों से बहुत ख़तरनाक हैं, साफ़ सफाई हाइजीन का ख्याल तो हमेशा रखना चाहिए। और इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। कई बार हम लापरवाही बरतते हैं और फिर इस तरह की गंभीर बीमारियों का शिकार होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये कि सेहत में हम आपको हर विषय से अपडेट करा दें, जागरूक करा दें, स्पेशल हमारे मेहमानों के साथ, ख़ासतौर पर उन डॉक्टर्स के साथ जो कि लगातार इस तरह के केसेस को देख रहे हैं, तो आपको सही जानकारी मिले और जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो आप उस बारे में प्रॉपर क्वेरी कर पाएँ, सवाल पूछ पाएँ और किसी भी तरह का डाउट मन में मत रखिए। इसलिए सेहत के साथ हमेशा जुड़े रहिए। डॉक्टर इशरत, बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ INH सेहत में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला INH 24/7 पर बनी रही हमारे साथ। नमस्कार।